कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद जो एक बेचैनी होती है, जो इंतजार होता है, उसे हम सब समझते हैं। तो चलिए उस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। इस बार के यूपी सब इंस्पेक्टर के पेपर को डिकोड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी असली बुनियाद क्या थी। सवाल आखिर पूछे कहां से गए। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक पोस्ट एग्जाम ब्रेकडाउन करेंगे। फिर संविधान के जो सबसे जरूरी स्तंभ है उन पर बात करेंगे। दुनिया भर में क्या चल रहा है, मतलब करंट अफेयर्स की एक झलक लेंगे। अपने देश के भूगोल और इतिहास की गूंज को भी सुनेंगे। और आखिर में इन सब के आधार पर पहुंचेंगे परीक्षा के अंतिम निष्कर्ष पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, जो 14 मार्च 2026 को हुआ था। यहीं से हमें अंदाजा लगेगा कि ये परीक्षा असल में एक उम्मीदवार से क्या उम्मीद करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। देखिए, ये सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि एक सब इंस्पेक्टर के लिए ये उसके फर्ज की नींव है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे ना, ये परीक्षा बिल्कुल साफ कर देती है कि भारतीय संविधान की गहरी समझ होना कितना कितना जरूरी है। इसमें कोई ढील नहीं चलेगी। अब जरा इस सवाल को देखिए। ये सीधा एग्जाम पेपर से है। सवाल है कि वो कौन सा अधिकारी है जिसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसे हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। देखिए, ये सिर्फ एक पद के बारे में सवाल नहीं है। ये सरकार में शक्तियों के संतुलन की आपकी समझ को परख रहा है। और इसका सही जवाब है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि सीएजी। अब आप सोचिए, एक सब इंस्पेक्टर को यह जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सीएजी जैसे पद की स्वतंत्रता ही तो है जो पूरे सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को पक्का करती है। और यही वजह है कि इन्हें हटाने की प्रक्रिया इतनी सख्त रखी गई है। और हाँ, ये कोई इकलौता सवाल नहीं था। पेपर में आर्टिकल 17 यानी अस्पृश्यता का अंत, इस पर सीधा सवाल था। फिर आर्टिकल्स 324 से 329 जो हमारी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं, उन पर भी सवाल थे। गवर्नर की नियुक्ति को लेकर भी सवाल पूछा गया था। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा। आपको एकदम सटीक और गहरी नॉलेज चाहिए। तो संविधान की इस मजबूत बुनियाद से अब हम आते हैं उस दुनिया पर जो हर पल बदल रही है, यानी कि करंट अफेयर्स पर। ये परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये भी परखती है कि एक उम्मीदवार अपने आसपास की दुनिया को और विश्व मंच पर भारत की भूमिका को कितना समझता है। अब ये सवाल देखिए, काफी दिलचस्प है। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एआई चैटबॉट सबसे अलग है, मतलब कि कौन सा चीन में विकसित हुआ है। जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रोक, ये सब अमेरिकी एआई हैं। जो अलग था और सही जवाब है वो है डीप सीक। तो आप देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये वैश्विक तकनीकी समीकरणों की आपकी समझ का भी टेस्ट है। टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ें तो परीक्षा में भारत के हालिया मानवीय मिशनों पर भी सवाल पूछा गया था, जैसे कि ये एक बेहद अहम मिशन ऑपरेशन गंगा। ये वही मिशन था जिसके तहत यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाया गया था। अब सोचिए, एक पुलिस अधिकारी के लिए इस तरह के मिशन की जानकारी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि एक राष्ट्रीय संकट के समय सरकार की क्षमता, उसका समन्वय और उसकी संवेदनशीलता कैसी है। और ये वो गुण हैं जो एक अच्छे अधिकारी में भी होने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, G20 समिट से लेकर फीडे चेस वर्ल्ड कप और जापान के साथ चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तक कई सवाल भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर ही फोकस थे। यह साफ दिखाता है कि एक सब इंस्पेक्टर से अब सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि एक वैश्विक दृष्टिकोण रखने की भी उम्मीद की जाती है। तो करंट अफेयर्स की दुनिया से अब चलते हैं भारत की जमीन की तरफ, मतलब भूगोल की ओर। ये सेक्शन भारत के फिजिकल लैंडस्केप और बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दोनों के ज्ञान को परखता है। ये दिखाता है कि सवाल कितने आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये देखिए, एक क्लासिक भूगोल का सवाल, पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर के सही क्रम में लगाना था। ये स्लाइड उस क्रम को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। सबसे पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, उसके बाद लद्दाख और सबसे उत्तर में काराकोरम। मतलब आपके एकदम सटीक भौगोलिक ज्ञान की परख हो रही है यहाँ। भूगोल के अलावा कुछ सीधे सीधे फैक्ट्स पर आधारित सवाल भी थे, जैसे कि सबसे ज्यादा मोनाजाइट किस राज्य में मिलता है? जवाब है केरल। पवन ऊर्जा के लिए कौन सी जगह मशहूर है? पंपन पेरुंगुड़ी, तमिलनाडु। और विज्ञान से भी एक सवाल था कि एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति क्या है, जिसका जवाब है प्रोटीन। अब विज्ञान से ही जुड़ा एक और बड़ा मजेदार सवाल, जिसने जरूर कई लोगों को उलझाया होगा।
वो कौन सा पदार्थ है जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है और सोने जैसी कीमती धातु को भी घोल सकता है? एक्वा रेजिया, जी हाँ, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये फिर से दिखाता है कि खास वैज्ञानिक ज्ञान की कितनी ज़रूरत है। तो साइंस और ज्योग्राफी से होते हुए अब हम चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और भारतीय इतिहास की गूंज को सुनते हैं। इस परीक्षा में भारत के अतीत के अलग-अलग दौर से सवाल पूछे गए थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ 1846 का खोंड विद्रोह है, जो नरबली की प्रथा को खत्म करने के ब्रिटिश प्रयास के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। दूसरी तरफ 1917 की घटना है, जब राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे। और फिर बिल्कुल हाल की बात, असम के मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, इतिहास सिर्फ पुरानी तारीखें नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज की गहरी समझ भी है। और बात सिर्फ आधुनिक इतिहास तक ही सीमित नहीं थी। परीक्षा में प्राचीन चोल शासक करिकालन से लेकर मध्यकालीन मुगल बादशाह शाहजहां के दौर के चित्रकारों तक सबसे जुड़े सवाल थे। ये बिल्कुल साफ करता है कि उम्मीदवारों से पूरे भारतीय इतिहास की एक विस्तृत समझ की उम्मीद की जाती है। तो इन सभी सवालों के विश्लेषण के बाद हम आखिर किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? चलिए, अब तक हमने जो भी देखा उन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि 2026 का यूपीएससी पेपर आखिर हमसे क्या कह रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये परीक्षा किसी एक विषय का टेस्ट नहीं है। ये एक उम्मीदवार की पूरी जागरूकता और उसकी बौद्धिक फुर्ती का टेस्ट है। संविधान की गहरी समझ तो चाहिए ही, साथ ही आपको लोकल इतिहास से लेकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी तक की खबर होनी चाहिए। भूगोल और विज्ञान की समझ भी जरूरी है, और करंट अफेयर्स में भी खासकर दुनिया में भारत की भूमिका पर ध्यान देना होगा। मतलब बुनियादी और समकालीन ज्ञान का एक जबरदस्त मिश्रण जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ऐतिहासिक गहराई, संवैधानिक सटीकता और वैश्विक जागरूकता, इन सब का ये जो मिश्रण है, ये पब्लिक सर्विस के भविष्य के लिए आखिर क्या संकेत दे रहा है? शायद यही कि आने वाले समय के अधिकारियों को सिर्फ कानून का जानकार नहीं, बल्कि एक जागरूक और बहुआयामी व्यक्तित्व वाला इंसान होना होगा।